हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज यू ऑलरेडी नो, कल हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को कवर कर लिया था एंड टुडे वी गोना स्टार्ट विद द क्वेश्चंस दैट टुडे इज आवर प्रैक्टिस सेशन। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस प्रैक्टिस सेशन, देयर इज एन अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। वन ऑफ यू आस्क्ड मी फॉर द पीडीएफ्स। ओके, सो मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे पास कोई स्टडी मटेरियल मैं ऑफर नहीं करता, जो भी बताता हूँ एक रेफरेंस बुक से पढ़ाता हूँ, ठीक है। बट स्टिल एज यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड मी फॉर द पीडीएफ, मैं क्या करूंगा, विद इन 1 डे और 2 पीडीएफ्स बना के मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर लेना, बट लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग कि वो पीडीएफ वही होंगी जो मैंने लिखा था, तो लाइक मुझसे स्पेशल अलग से पीडीएफ नहीं बना रहा, मैं वही अपलोड कर दूंगा। अगर जिसको चाहिए होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकाल लेना, विद इन डे और 2 मैं पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो इस सेशन में आप क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज हैं अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटीज, ठीक है। एंड एज ऑलरेडी यू नो कि मैं ऑप्शंस देने में यकीन नहीं करता, कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन होंगे, कुछ में ऑप्शंस नहीं होंगे, ठीक है। सो ब्रेस योरसेल्फ एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप क्या बोल रहा है, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, अ गैस एट 300 केल्विन, आपको टेंपरेचर गिवन है 300 केल्विन, प्रेशर आपको गिवन है, एंड इफ K इज इक्वल टू, K इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.3 को 10⁻⁻³ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आपको बोल रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, इसके आपके ऑर्डर निकालना। ऑर्डर मतलब किस, जैसे 10⁻²² है, 10⁻³ है, 10⁻⁵ है, इस तरह का ऑर्डर बोल दो, उसको ऑर्डर बोल दो, ठीक है। वो चीज आपको निकालनी है। सी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको निकालना क्या है। आपको क्वेश्चन में उसने बोला है आपको निकालना है मॉलिक्यूल्स ओवर पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होगा मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब निकालेंगे कैसे। सी ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ये समझना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब जो है वो यूनिट्स होते हैं वॉल्यूम के, तो टेक्निकली वो आपसे पूछ रहा है मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वो आपसे ये पूछना चाहता है। और इसमें आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पूछने का मतलब ये है, अब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। अब आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। मॉलिक्यूल्स है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमें ये पता है कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी के बराबर होता है, ये बात हमें पता है। अगर मैं इस इक्वेशन के यहाँ पे n होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, अब देखिए अब लेट अस सपोज कि मैं इस इक्वेशन को क्या करूं, मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं एवोगैड्रोस नंबर से, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी मल्टीप्लाइड बाय एन ओवर एन। एन क्या है, एवोगैड्रोस नंबर। अब मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वहां से आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो बस फिर अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एज पीवी इज इक्वल टू एन ओवर एन, ठीक है। इस इक्वेशन को लिख सकते हैं हम एज एन ओवर एन इंटू कैपिटल एन आर टी लिख सकते हैं। यहां से अब आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं एज एन इंटू एन आर ओवर एन इंटू टी, ठीक है। अब हमें पता है, कल हमने एक बात और पढ़ी थी कि जो रेडबर्ग्स कांस्टेंट होता है आर, जो आर की वैल्यू होती है वो किस गैस कांस्टेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपका एन इंटू के बी के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो मेरे पास जो फाइनल रिलेशन निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है एन ओवर वी इज इक्वल टू पी ओवर के बी टी। आई होप ये बात आपके लिए यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। बस अब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे आपको प्रेशर गिवन है कितना, दिस इंप्लाइज एन ओवर वी इज इक्वल टू, प्रेशर आपको गिवन है अराउंड 300 केल्विन, प्रेशर है आपका 4 क्रॉस 10⁻⁻10 ओवर केबी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 1.38 क्रॉस 10⁻⁻23, टेम्परेचर है आपका 300। अब क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब्स में चाहिए तो इसको हम यूनिट्स को चेंज कर देंगे, और जब हम इसको पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एन ओवर वी इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, वो कितना निकल के आ रहा है आपके पास 10⁵ के ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। तो ये आपका आंसर होगा जो आपके ऑप्शंस में था। ऑप्शंस में देने में यकीन नहीं करता, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है, 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन है एंड 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। आपने उनको मिक्स किया इन एन एनक्लोजर 5 लीटर्स एंड
टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर। देखिए कल हम इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अगर आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करें, हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा और आप 2 मिनट का वेट कीजिए, वेट लाइक आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, अगर आपका आंसर मेरे साथ सही रहा तो सही है, अदरवाइज मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि आपको प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर निकालना है, ठीक है। हमें निकालना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर्स। पार्शियल प्रेशर का जो डाल्टन्स का लॉ था उसके अकॉर्डिंगली पी ऑफ मिक्सचर कितना होता है, P1 पार्शियल प्रेशर फर्स्ट गैस का, सेकंड गैस का, थर्ड गैस का, इसी तरह से जितनी गैसेस आपके पास इन्वॉल्व है। हमारे पास यहाँ पे 3 गैसेस इन्वॉल्व हैं, तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर कितना निकल के आएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, ये आपको यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी आपके पास, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर्स निकालने हैं, आप वही PV इक्वल टू एनआरटी की इक्वेशंस हमें पता ही है, तो हम यहाँ पे मैं डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ, आप इसको रिजॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो P ऑफ मिक्सचर निकल के आपके पास आएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 RT ओवर V। N है आपके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो बस फिर अब नंबर ऑफ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 16/32, 16/32। उसी तरह से नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन के हो जाएंगे 14/28, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के कितने हो जाएंगे 11/44, और आर की वैल्यू है 8.31, टेम्परेचर है आपका 300, बिकॉज 27 को हमने केल्विन में चेंज कर लिया, ऐसा यूनिट्स में लेके चल रहे हैं, और ये है आपके पास 5 × 10⁻³ 5 लीटर में गिवन है ना, तो इसको हमने चेंज कर लिया, ठीक है। बस फिर कैलकुलेशंस की, और आपके पास जो P ऑफ मिक्सचर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है आपके पास 6.23 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेक श्योर ये फॉर्मूला आपको, ये रिजल्ट्स आपको पता हो, ये रिजल्ट आपको पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। ये चीजें कैसे निकालते हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है, अ गैस इज फाउंड टू ओबे P² V इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपको ये देखिए बहुत ध्यान से देखिए, आपको गिवन है इक्वेशन, क्या गिवन है आपको कि गैस जो है वो ओबे कर रही है P² V इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये चीज आपको गिवन है। द इनिशियल टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम आर T0 एंड V0, यानी कि T इनिशियल कितना है आपका T0 एंड V इनिशियल कितना है V0, और गैस जो है वो एक्सपैंड कर रही है टू अ वॉल्यूम ऑफ 3 V0, Vf कितना है आपका 3 V0, और आपको क्या निकालना है TF की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, फाइनल टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है इसका, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए आपको गिवन है P² V इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बात आपको पता है, ठीक है। और हमें एक बात और पता है कि हमें गैस इक्वेशन भी पता है। गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT होती है। तो यहां से अगर मैं इसको इक्वेशन को देखूं तो यहां से मेरे पास P की वैल्यू निकल के आती है nRT ओवर V। आई होप ये बात आपके पास क्लियर होगी, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें फाइनल T निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम V और T के बीच में रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि हमें जो है सारी वैल्यूज जो है T और V की दी है, T और V की वैल्यू गिवन है, तो हम कुछ करेंगे कि जिसकी वजह से हम ये जो P² V है ना, इसको हम V और T के टर्म्स में लाए, हम यहाँ से P को हटा दें, क्योंकि अगर मैं P को यहाँ रखता हूँ तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता। तो मैंने क्या किया, ये जो मैंने P की वैल्यू निकाली इसको मैं उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। द मोमेंट आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द P² by V, what we get is n² r² t² over v² into V is equal to constant. Moving forward from here we find that ये चीज ऐसे चलेगी, तो मेरे पास निकल के आ रहा है n² r² t² over V is equal to constant. This implies, अब मैं इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखूं तो यहां से मेरे पास निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है कि T² इज प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि T इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ V। आई होप ये बात क्लियर होगी कि T इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ V। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो TF जो होगा वो
प्रोपोर्शनल होगा किसके, VF के। तो दिस इम्प्लाइज अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वाले सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, आंसर्स निकालूं, तो मेरे पास TF की वैल्यू निकल के आएगी √3 टाइम्स ऑफ T0। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, ये कैसे आया मैं आपको ये भी सॉल्व कर देता हूँ जिन बच्चों को जस्ट इनकेस आपको समझना है। देखिए, अगर हम यहाँ पे क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो यानी कि TF इज इक्वल टू K ऑफ √F, ये होगा। VF की वैल्यू कितनी है आपके पास, K ऑफ √3V0। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे ये चीज पता है इक्वेशन नंबर 1 से कि √V0 जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, T0 के। ठीक है, तो बस फिर अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा देता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास जो TF की वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है √3 टाइम्स ऑफ T0, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे भी सेम होगा, इनटू K इज इक्वल टू T0। तो ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की, तो आपके पास TF जो फाइनल निकल के आ रहा है वो √3 T0 निकल के आ रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मिक्सचर। देखिए, पहली चीज है आपको मिक्सचर गिवन है, दो गैसेस गिवन है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 13/6 R। देखिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर गिवन है आपको, यानी कि C ऑफ मिक्सचर आपको गिवन है कितना, at constant volume given at 13/6 times of R. The ratio of number of moles of the first gas to the second gas is 1:2, यानी कि N1 over N2 की रेशियो आपको गिवन है 1/2। The respective gases में भी, इसमें आपको ऑप्शंस देने चाहिए थे, मैंने इस पे ऑप्शंस दिए ही नहीं, बट मैं आपके लिए ऑप्शंस यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, पहला ऑप्शन है आपके लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सेकेंड ऑप्शन है आपके लिए हीलियम एंड नियन, थर्ड ऑप्शन है आपके लिए नाइट्रोजन एंड हीलियम, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके लिए हीलियम एंड नाइट्रोजन। ठीक है, आपको इनमें से बताना है कौन से गैसेस ये आपके बन सके आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमने जो पिछला चैप्टर हमने किया था, थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर किया था, तो हमने ये निकाला था कि CV ऑफ मिक्सचर कितना आता है। तो वहां से हमें ये पता है कि जो CV ऑफ मिक्सचर होता है, हमें इस बात का आइडिया है कि जो CV ऑफ मिक्सचर होता है, तो देखिए CV ऑफ मिक्सचर जो है पिछले चैप्टर से पढ़ के आए कि हमें पता है CV ऑफ मिक्सचर कैसे निकलता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम डायरेक्टली यहाँ यूज करेंगे। CV ऑफ मिक्सचर जो होता है वो कितना होता है, N1 CV1 प्लस N2 CV2 ओवर N1 प्लस N2, और ये वैल्यू आपके पास गिवन है 13/6 टाइम्स ऑफ R। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी, इतनी वैल्यूज आपको पता है, ये वैल्यूज आपका गिवन है। तो बस फिर अब आप यहाँ क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो गिवन है 1/2, आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूं तो दिस इंप्लाइज 1 into CV1 प्लस 2 ऑफ CV2 ओवर N1 प्लस N2 is equal to 13/6 of R. This implies CV1 plus 2 CV2 over 3 is equal to 13/6 times of R. ये है, ये इक्वेशन आपके पास आ गई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो आपके पास इक्वेशन निकल के आ रही है, वो इक्वेशन जो आपके पास निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है CV1 plus 2 CV2 is equal to 13/2 times of R. 13/2 times of R. अब देखिए यहाँ पे चीजें किस तरह से होगी। अब आपको क्या है, आपके पास ये इक्वेशन निकल के आ गई, इसके आगे सॉल्व करने का आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है, आपको ऑप्शंस को पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शंस को यहाँ पुट करना पड़ेगा। पेपर में आपसे डायरेक्टली ये रिलेशन भी वो पूछ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आपको प्रूव करना है कि ये यहाँ से आपको क्या करना है, आपको बताना है गैसेस कौन से होते हैं। अब देखिए, अब वो पता कैसे लगेगा, देखिए जितने ऑप्शंस आपके पास गिवन है उसमें पहले आप देखेंगे गैसेस कौन कौन से गिवन है, वो गैसेस कौन कौन से गिवन है। यहाँ पे मोनोटॉमिक है, मोनोटॉमिक है, मोनोटॉमिक डायटोमिक, डायटोमिक मोनोटॉमिक, डायटोमिक डायटोमिक। हमें पता है CV फॉर मोनोटॉमिक कितना होता है, मोनोएटॉमिक। CV फॉर मोनोटॉमिक कितना होता है, कल हम पढ़ के आए थे, वो होता है आपका 3/2 ऑफ R। एंड CV फॉर डाई एटॉमिक कितना होता है,
वो होता है आपका 5/2 ऑफ आर। तो अब यहाँ पे आप एक कॉम्बिनेशंस को यूज करोगे, ठीक है, ऑप्शन बाय ऑप्शन। जैसे पहले ऑक्सीजन और दूसरा है हाइड्रोजन, तो यानी कि पहले, और दोनों ही डायटोमिक है, तो पहले मैं सिर्फ एक सॉल्व करके बताता हूँ आपको जो इसका आंसर है, ठीक है। जो इसका आंसर है हम वो करके देखते हैं। इसका आंसर है, आंसर की जरूरत नहीं, पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, फिर उसका आंसर पुट करेंगे। देखिए CV1 की वैल्यू कितनी है, अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, क्योंकि दोनों डायटोमिक है, तो ये हो जाएगा 5/2 ऑफ आर प्लस 2 इंटू 5/2 ऑफ आर इज इक्वल टू 13/2 ऑफ आर। क्या ये देखते हैं हम, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5/2 ऑफ आर, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये इसके बराबर नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। सिमिलरली अब जो इसका आंसर है हम उसको चेक करते हैं। हीलियम एंड नाइट्रोजन इसका आंसर है। अगर हम उसको चेक करें तो आपके पास पहली गैस है मोनोटॉमिक, दैट मीन्स 3/2 ऑफ आर प्लस 2 इंटू 5/2 ऑफ आर। ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है आपके पास? ये वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है 13/2 ऑफ आर, यानी कि ये आपका आंसर है। फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? व्हेन अ गैस इज फिल्ड इन अ क्लोज्ड वेसल, when a gas filled closed vessel is heated to 1 डिग्री सेल्सियस। मैंने गैस को क्या किया? 1 डिग्री सेल्सियस से उसको मैंने हीट कर दिया, ओके। Its pressure is increased by 0.4%. Pressure is increased by 0.4%. What is the initial temperature of the gas? What is the initial temperature of the gas? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आपको गैस लॉस की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि आपने उसको क्लोज्ड वेसल में हीट किया है, आप यूज कर रहे हो वर्ड क्लोज्ड वेसल आपने यूज किया है। अब देखिए वर्ड से बहुत चीजें क्लियर होती है, ठीक है। पेपर में कुछ चीजें डायरेक्टली नहीं गिवन होगी, यू हैव टू केयरफुली रीड योर क्वेश्चन, ओके, एंड यू हैव टू फाइंड द कीवर्ड्स। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? क्लोज्ड वेसल। अगर आप क्लोज्ड वेसल यूज कर रहे हो, दिस इंप्लाइज आपका वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। और आपको गैस लॉस की नॉलेज नहीं भी है तो आप वहां से इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे? जिनको गैस लॉ की नॉलेज नहीं है वो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, आपको पता है PV इज इक्वल टू NRT होता है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है, क्या आपको ये पता है कि इस पूरे केस में NR तो कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, और V आपको कांस्टेंट गिवन है, यानी कि P इज प्रोपोर्शनल टू T है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि P1 ओवर T1 will be equal to P2 over T2। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये इक्वेशन आपकी यहां से देखने को मिल गई। इस बात का मतलब ये हुआ कि P2 over P1 will be equal to T2 over T1। इस इक्वेशन का हम ध्यान रखेंगे, इसी इक्वेशन से हम आगे सॉल्व करेंगे। अब आपको कंडीशन क्या गिवन है? आपको कंडीशन गिवन है कि P2 जो है P1 is increased by 0.4%। बाय एंड टू का मतलब हमने डिस्कस किया था, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यानी कि P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100.4%, सॉरी 100.4% नहीं, बट रादर 100.4 पॉइंट ऑफ P1। ये बात क्लियर होगी? अगर हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दिस इंप्लाइज आपकी जो वैल्यूज निकल के आती हैं वो निकल के आती हैं आपके पास। आपको निकालना है इनिशियल टेम्परेचर, तो T1 विल बी इक्वल टू T2 इंटू P1 ओवर P2, ठीक है। तो T1 इज इक्वल टू T1 प्लस 1। क्वेश्चन में गिवन है टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज हो रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 ओवर 100.4। अगर ये T2 की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 1, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा। यहां से जब इस वैल्यूज को सॉल्व करते हैं तो T1 की वैल्यू आपके पास निकल के आती है 250 केल्विन। प्लीज मेक श्योर क्वेश्चन आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। आपने क्या किया? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, यानी कि T1 विल बी इक्वल टू T2 विल बी इक्वल टू T। द प्रेशर ऑफ द गैस इज डिक्रीज्ड बाय 20%। प्रेशर जो है उसको डिक्रीज किया है, ठीक है। आपको बताना है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, आपको बताना है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क एनर्जी पावर में भी हम पढ़ के आए हैं कि परसेंटेज चेंज किसी भी चीज में अगर पूछा हो निकालने के लिए तो हम कैसे निकालते हैं? V डैश, और जैसे यहाँ पे वॉल्यूम का निकालना है तो हो जाएगा V डैश बाई V इंटू 100। आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है,
ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है कि प्रेशर इज डिक्रीज बाय 20%, यानी कि P2 की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, P2 की वैल्यू आपकी होगी P माइनस 20/100 ऑफ P, 20% से आप रिड्यूस कर रहे हो तो 20/4 1/5 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4/5 टाइम्स ऑफ P। P आपका इनिशियल प्रेशर है। एंड आपको एक बात और पता है कि PV इज इक्वल टू NRT होता है, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, तो यानी कि आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2, क्योंकि बाकी वैल्यूज कांस्टेंट है। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास V डैश की वैल्यू, जब मैं यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूँ तो V डैश की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 5/4 टाइम्स ऑफ V, 5/4 टाइम्स ऑफ V। अब क्या है, इन वैल्यूज को उठा के हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां से जो वैल्यूज आपके पास निकल के आएंगी वो निकल के आएगी 5/4 टाइम्स ऑफ V1 माइनस V ओवर V इंटू 100। ये V1 नहीं होगा, V ही होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं आप इक्वेशन को, तो आपके पास आंसर निकल के आता है 25%, यानी कि परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ, 25% का डिक्रीज हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, इससे पहले हम आगे बढ़े, ये आपका PYQ है। ठीक है, ये आपका PYQ है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर द गिवन masses of an ideal gas are shown in the figure at two different values of constant pressure। ओके ठीक है, what will be inferred from the relation of P1 and P2। आपको P1 और P2 के रिलेशन के बारे में बताना है, आपको क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। इसकी ऑप्शंस जो है वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहली ऑप्शन है आपके पास कि P1 इज ग्रेटर देन P2, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास P1 इज इक्वल टू P2, थर्ड ऑप्शन है आपके पास P1 is less than P2 एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास है डाटा इनसफिशिएंट, डाटा इनसफिशिएंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये ओरिजिन से टच हो रहा है, ओरिजिन से शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने शुरू करेंगे ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, बट द मेथड व्हिच आई फाइंड व्हिच इज लाइक व्हिच आई फाइंड द इजीएस्ट। ठीक है, मैं आपको वो बताऊंगा, द मेथड व्हिच आई फाइंड द इजीएस्ट मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, आप हो सकता है कि आप इसी क्वेश्चन को अगर आप नेट में देखें तो आपको डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन ये मिल जाए, बट जो मुझे फील होता है मेथड, मैं उसी मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, आपको ये पता है कि ये भी एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आपको कर्व गिवन है VT कर्व, कर्व जो आपको गिवन है वो कौन सा कर्व गिवन है, VT कर्व। VT कर्व कब बनता है, VT कर्व बनता है जब आपका प्रेशर आप कांस्टेंट रखते हो। ये बात मैं आपको समझाता हूं। देखिए PV इज इक्वल टू NRT, आपको कर्व बनाना है बिटवीन V एंड T। तो ये बनाने के लिए आप तभी कर पाओगे जब आपका V एंड T कांस्टेंट होंगे, यानी कि आप V और V इज, अब इस क्वेश्चन को लिख सकते हो आप NR ओवर P इंटू T। क्लियर हो गई बात इतनी सी, यानी कि अब ये सारी वैल्यूज क्या है, आपकी कांस्टेंट है, क्योंकि अगर मैं P को कांस्टेंट रखूंगा तभी तो मैं V और T का कर्व बना पाऊंगा। तो ये बात है, ये आपको समझ आ गई। ठीक है, तो यानी कि इस पूरी इक्वेशन से मुझे ये एहसास तो हो गया कि VT कर्व अगर मैं बना रहा हूं, इस बात का मतलब क्या है कि V इज प्रोपोर्शनल टू T। इस बात का मतलब क्या है, इस बात से अब देखिए यहां से क्या निकला, अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो मेरे पास निकल के आ रहा है V ओवर T इज इक्वल टू NR ओवर P। इस बात का मतलब ये है कि V ओवर T इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, V ओवर T इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब देखिए इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब क्या हुआ कि जब मैं VT कर्व प्लॉट करूंगा तो जिसकी स्लोप कम होगी
उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में है ना, जो कम होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, एक मेथड तो है ये। आई होप ये बात क्लियर हुई। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है। ठीक है, अगर मैं इसमें यूज करता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, v इज इक्वल टू एम इंटू टी प्लस सी। अब इंटरसेप्ट क्योंकि ओरिजिन से शुरू हो रहा है तो आप जीरो ले सकते हैं, तो v इज इक्वल टू एम इंटू टी। स्लोप क्या है आपकी यहाँ पे, आप देखिए ध्यान से। स्लोप, अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे, इस इक्वेशन को मैं अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो ये बन रही है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन बन रही है, v इज इक्वल टू एम टी बन रहा है। m की वैल्यू क्या है, m इज इक्वल टू एन आर ओवर पी, m इज इक्वल टू एन आर ओवर पी। मेरा मेथड था ये वाला, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो मैंने इस मेथड से सॉल्व किया। ठीक है, m इज इक्वल टू एन आर ओवर पी। अब वही है, इसका मतलब ये हुआ कि अब टेक्निकली आप सॉल्व इसको इसी मेथड से कर रहे हो, बट थोड़ा मैथमेटिकली थोड़ा समझना आसान हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो यानी कि अब ये हुआ क्योंकि अब वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है, क्योंकि अब p जो है उसकी इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो यानी कि जितना छोटा नंबर होगा फ्रैक्शन उतनी बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल 1/2 और 1/3 में से बड़ा कौन है, 1/2 बड़ा है, 1/2 बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी स्लोप छोटी है वो चीज बड़ी है यहाँ पे। ठीक है, इसी वजह से जो आपका रिलेशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा कि P1 इज ग्रेटर देन P2, तभी तो स्लोप छोटी बनेगी। ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, P1 इज ग्रेटर देन P2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि एट 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर गिवन है, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस डिवाइडेड बाय इट्स प्रेशर इज x। क्या गिवन है आपको, डेंसिटी ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस ऑफ एन आइडियल गैस डिवाइडेड बाय इट्स प्रेशर। आपको गिवन है डेंसिटी ओवर प्रेशर इज इक्वल टू x। ठीक है, आपको T1 गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस, T2 गिवन है आपको 110 डिग्री सेल्सियस, और आपको रेशियो निकालनी है। ये रेशियो है आप T1 पे, आपको यही रेशियो कैलकुलेट करनी है इतने पे, तो कितनी होगी देखिए। और ये क्वेश्चन आपका AIPMT का PYQ है, मेक श्योर आपको ये देखकर ध्यान रहे, AIPMT PYQ है। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2008 में। ठीक है, आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है इस बार। ठीक है ना, चलिए अब इस क्वेश्चन को आप देखिए। ये डेंसिटी, पहले क्वेश्चन आपके पास ये उठता है, ये डेंसिटी बार पी की रेशियो को मैं यूज कहाँ करूं, मैं कहाँ पे इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं। ठीक है, तो आप मैंने आपको एक बात मैंने पहले भी कही है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं होता जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा ना हो। ठीक है, अब मुझे ये पता लग गया है ये काइनेटिक थ्योरी का क्वेश्चन है। क्योंकि ये काइनेटिक थ्योरी का क्वेश्चन है और आपको आइडियल गैस गिवन है, तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूं, अब हो सकता है कि ऐसा हो या ना हो, बट मैं एज्यूम कर लेता हूं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन लगा दें, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, n हम 1 मान के चल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू निकल के आ रही है PV ओवर T इज इक्वल टू R, PV ओवर T इज इक्वल टू R। अब मुझे पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी होता है। इस वैल्यू को उठा के अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास चीजें क्या निकल के आएगी, मेरे पास चीज निकल के आएगी PM ओवर रो ओवर T इज इक्वल टू R। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं रेशियो सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। इस बात का मतलब ये हुआ कि रो ओवर P जो आपको रेशियो गिवन है x इज इक्वल टू M ओवर TR। ये चीज आपको गिवन है, और इनिशियली इस चीज की वैल्यू कितनी है x, फर्स्ट केस में वैल्यू कितनी है x इज इक्वल टू M ओवर TR, ये वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, यानी कि आपको क्या गिवन है, x T इज इक्वल टू M ओवर R। आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, ये वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को नीचे ले जाता हूं ताकि हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाए, जगह हमारे पास रहे। ठीक है, चलिए ये रही आपके पास x t इज इक्वल टू M ओवर R, ये चीजें आपके पास आ गई। अब देखिए, अब आपको गिवन क्या क्या है, आपको रिलेशन x और t का गिवन है, क्योंकि आपको x और t का ही रिलेशन चाहिए। तो इसका अब क्योंकि m ओवर r भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ अब आपके पास x1 t1 इज इक्वल टू x2 t2 आप लिख सकते हो।
ठीक है। अब क्योंकि आप हम नॉर्मली एसआई यूनिट्स में डील करते हो तो आपका आंसर निकल के आएगा x1 t1 की वैल्यू को अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो यहाँ से आएगा x2 जो आपको निकालनी है, रेशियो निकालनी है, दैट विल बी इक्वल टू x1 t1 ओवर t2। तो ये निकल के आएगा x1 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो जो x गिवन है आपके पास, t1 है आपके पास 273 प्लस 10 ओवर 273 प्लस 110। आई होप ये बात क्लियर हो गई। तो अगर इसको सॉल्व करें तो आपके पास x2 की वैल्यू निकल के आ रही है 283 ओवर 383x। प्लीज मेक श्योर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वो ये बोल रहा है कि 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट अ प्रेशर ऑफ 1 atmosphere and 2 liters of nitrogen at a pressure of 0.5 atmosphere are introduced in a vessel of 1 liter. Are introduced in a vessel of 1 liter. If there is no change in temperature, the final mixture of the gas is pressure of the final mixture of the gas कितना होगा आपको वो बताना है। Before we continue, let me just tell you again. Tell me one thing. This is your PYQ. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ रखा है। तो इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अगेन मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर एंड 2 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन एट अ प्रेशर ऑफ 0.8 एटमॉस्फेयर। ओके, वो ये है वॉल्यूम गिवन है, ये भी आपको वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है, प्रेशर गिवन है और वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर इनटू अ वेसल ऑफ 1 लीटर। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहा। फाइनल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर आपको निकालना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इंडिविजुअल प्रेशर्स आपको निकालने पड़ेंगे और फिर आप डाल्टन्स लॉ को यूज करके, क्योंकि जब मैं क्या किया कि जब मैंने इसको समझिए कि जब मैंने 1 लीटर की गैस को मैंने एक वेसल में इंट्रोड्यूस किया जिसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, जिसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है, तब होगा क्या, उसका वॉल्यूम चेंज करेगा उसका, क्योंकि मैंने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया एक, उसको मैंने एक दूसरे गैस में इंट्रोड्यूस, दूसरे कंटेनर में इंट्रोड्यूस किया जिसमें वॉल्यूम है V, तो प्रेशर चेंज कर जाएगा। तो मैं यूज करूंगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ऑक्सीजन के लिए, फॉर ऑक्सीजन P2 की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, P2 की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि P1 कितना है 1 लीटर V1 है और प्रेशर भी 1 है, और जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास वैल्यू 1 निकल के आएगी। सिमिलरली फॉर नाइट्रोजन P2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, हम वही चीजें यूज करेंगे, वो वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 1 एटमॉस्फेयर, वो भी कितना निकल के आएगा 1 एटमॉस्फेयर। तो यानी कि P ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी एक चीज में हमने कल डिस्कस की थी, अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, दिस इज आल्सो योर PYQ। कब बिहेव करती है, जब उसका प्रेशर कम हो और टेम्परेचर ज्यादा हो, कल हमने ये बात डिस्कस की थी। ठीक है, क्या होता है जब उसका प्रेशर कम हो और टेम्परेचर ज्यादा हो, तो आंसर क्या होगा डी, कल भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, अरे देखिए मैं आपको पहले ही एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा है, और मैंने आपको एक बात पहले भी कही है, जो क्वेश्चंस आपको देखने में बड़े लगते हैं वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना उतना ही इजी होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन की लेंथ देख के डरना नहीं है, डोंट हैव टू डोंट गो टू पैनिक मोड आफ्टर सीइंग सच अ बिग क्वेश्चन, ओके, बिकॉज़ आई एम टेलिंग यू वंस अगेन कि जितना बड़ा क्वेश्चन होगा द मोर इजियर इज इट टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, तो इसमें क्या है, ये भी आपका PYQ है, ये आपका AIEEE 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एन इंसुलेटेड कंटेनर कंटेन्स टू चेंबर्स। आपके पास, आप कोशिश किया कीजिए कि आप डायग्रामेटिकली चीजों को बना सकें। ठीक है, ये एक चेंबर है, इसके एक कंटेनर है, इसके आप 2 चेंबर्स हैं। ठीक है, सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग पार्टीशन, मैंने बना दिया, ये आपका इंसुलेटिंग पार्टीशन है। वन चेंबर हैज अ वॉल्यूम V1 एंड कंटेन्स आइडियल गैस एट प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T1। आपके पास गिवन है P1 V1 एंड T1। ठीक है,
और सेकंड चेंबर में क्या है, V2, T2 एंड P2, V2, P2 एंड T2, ठीक है। इफ द पार्टीशन इज रिमूव्ड, अब क्या किया मैंने, पार्टीशन को रिमूव कर दिया विदाउट डूइंग एनी वर्क, वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, विदाउट डूइंग एनी वर्क, कैलकुलेट द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, उसको हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, यानी कि अब क्या होगा, अब फाइनली क्या करना है, जब आपने उनको हटा दिया तो आपको फाइनल टी कैलकुलेट करना है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब आपने ये चीज को इतने में रिड्यूस कर दिया तो आपको क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। देखिए अब हमें पता है आइडियल गैस, क्योंकि आपके पास गिवन है एक आइडियल गैस गिवन है, ठीक है। हाँ आइडियल गैस गिवन है बिकॉज चेंबर को रिमूव करने में कोई वर्क डन आपने नहीं किया, ठीक है। और सेकेंडली आइडियल गैसेस आपको गिवन है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास आइडियल गैसेस गिवन है तो मुझे पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू NRT। तो अगर मैं क्या करूं यहाँ पे, अगर मैं इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। देखिए किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से मुझे ये पता है, यहाँ से इक्वेशन मेरे पास निकल के आएगी P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू N1 R एंड P2 V2 ओवर T2 इज इक्वल टू N2 R। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब क्या हुआ, आप देखिए इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। सिंस पार्टीशन इज रिमूव्ड विदाउट डूइंग एनी वर्क, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी आपकी क्या है, कंजर्व्ड है, एनर्जी आपकी कंजर्व्ड है। और कल हमने क्या किया था, जो आपकी गैसेस के लिए जो एनर्जी निकालते हैं उसका फॉर्मूला हमें पता था, तो हम उस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपके पास निकल के आएगा, देयरफॉर आपके पास निकल के आएगा 3/2 ऑफ P1 V1 प्लस P2 V2 जो इनिशियली था वो फाइनल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फाइनली प्रेशर सबको दोनों का सेम हो जाएगा, PV1 प्लस V2। क्लियर हो गया, ठीक है। और आपको एक बात और पता है, क्योंकि गैसेस का, अब गैसेस जो है मिक्स कर गए, इसका मतलब क्या होगा, N1 प्लस N2 RT इज इक्वल टू N1 प्लस N2 RT इज इक्वल टू PV1 प्लस V2। ये आपकी नई इक्वेशन बन के आएगी। एक इक्वेशन आपके पास ये बन रही है और इनिशियल इक्वेशन तो आपके पास ये है ही। बस अब इसमें क्या करेंगे, N1 N2 की और उनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। द मोमेंट आप उनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे, आप N1 और N2 की वैल्यू को यहाँ से निकाल के जो वैल्यूज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, N1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे P1 V1 ओवर T1 इंटू R। यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और द मोमेंट आप यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास रिलेशन निकल के आएगा P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल, सॉरी आपके पास रिलेशन निकल के आएगा P1 V1 ओवर T1 प्लस P2 V2 ओवर T2 इंटू T इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो यानी कि T की वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है P1 V1 प्लस P2 V2 ओवर P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1 इंटू T1 T2। हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन जितना मर्जी बड़ा हो, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हो, आप कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जिनको ये रिजल्ट नहीं पता है मुझे बताइएगा, या फिर आप लास्ट वाला लेक्चर देख के आइएगा, तभी आप इस रिजल्ट को आपको पता होगा कि ये रिजल्ट आया कहाँ से, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। आपको कह रहा है कि इन्फ्लेटेड रबर बलून आपको गिवन है, इन्फ्लेटेड रबर बलून आपके पास गिवन है, और आपको ये कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हैज अ प्रेशर P। उसके अंदर एक गैस भरी है 1 मोल की, जिसका प्रेशर है P, वॉल्यूम है V एंड टेम्परेचर है T। इफ द टेम्परेचर राइजेस टू 1.1 T, द वॉल्यूम इंक्रीज बाय 1.05 V। ओके, तो फाइनल प्रेशर कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि फाइनल प्रेशर कितना होगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, इस क्वेश्चन में ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत लाइक
आई एम टेलिंग यू, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन देखने में बहुत आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, बट दिस क्वेश्चन इज रियली इजी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं किस तरह से करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। हम देखते हैं कि हमें चीजें क्या क्या गिवन है। इनिशियली आपके पास क्या क्या गिवन है, इनिशियली मोल्स गिवन है आपके पास, N1 गिवन है कितना 1, प्रेशर कितना गिवन है आपके पास, P1 की वैल्यू गिवन है P, V1 की वैल्यू है V, T1 की वैल्यू है T, ये गिवन है। इफ द टेम्परेचर राइजेस टू 1.1 टेस्ला, सॉरी 1.1 T, राइजेस टू 1.1 T, आपके पास T2 गिवन है 1.1 ऑफ T। ठीक है, आपके पास V2 गिवन है 1.05 टाइम्स ऑफ V। ठीक है, और आपको बोल रहा है P2 की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन यही खत्म हो गया। आपको पता है कि PV इज इक्वल टू NRT होता है, PV ओवर T जो होता है NR के बराबर होता है, PV इज इक्वल टू NRT होता है, और आपको ये भी पता है कि PV ओवर T इज इक्वल टू NR के बराबर होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 1 गिवन है तो वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 V1 ओवर T1 विल बी इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। बस अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, P2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो आपके पास आएगी 1.05 टाइम्स ऑफ P। अब आप ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, अगर हम ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखें तो आपके पास ऑप्शंस है बिटवीन P एंड 1.1, अब 1.1 P या लेस देन P, तो यानी कि कोई भी ऑप्शन 1.05 P नहीं है बट स्टिल 1.05 है। कैसे, P, ये जो 1.05 P है ना, ये वैल्यू लाई कर रही है बिटवीन P एंड 1.1 P के बीच में, तो यानी कि इसका आंसर होगा A। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस आपको गिवन है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस गिवन है, ओके, कंटेन इन अ क्यूबिकल वॉल्यूम V। 1 मोल आइडियल गैस का क्यूबिकल वॉल्यूम V में गिवन है ABCDEFGH, ABCDEFGH एट 300 केल्विन, ABCDEFGH आपके पास, ठीक है, गिवन है। वन फेस ऑफ द क्यूब EFGH, one phase of the cube EFGH is made up of a material which totally absorbs any gas molecule incident on it at any given time। वो क्या कर रहा है, किसी भी मॉलिक्यूल जो उसके ऊपर गिर रहा है EFGH, उसको क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, उसको क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो आपको बताना है कि प्रेशर कैसा होगा। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये है जो आपका EFGH जो फेस है, ये क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। इस पे कुछ ऐसा मटेरियल लगाया है जो मटेरियल्स को ऑब्जर्व कर रहा है। इस बात को देखिए आपको समझना पड़ेगा चीज कैसे काम करेगी। ठीक है, पहली बात आपको देखना पड़ेगा कि इसका प्रेशर 0 होगा। अब थोड़ा सोचिए, देखिए प्रेशर तो इसका 0 नहीं होगा, क्योंकि जब इसके साथ मॉलिक्यूल टकरा रहा है दैट मींस उस पे प्रेशर तो वो लगा रहा है। ठीक है, बट कल जब हमने क्या किया था, कल जब हमने इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की थी कि प्रेशर एक्सर्टेड कितना होता है, ठीक है, तब हमने ये कॉन्सेप्ट समझा था कि प्रेशर लगता किस वजह से, प्रेशर वहां पे लगता है जब मॉलिक्यूल उसके साथ वॉल के साथ टकराते हैं, उस वजह से लगता है। पर होता क्या है कि एक बार मैं फिर से कल वाला कॉन्सेप्ट को ब्रीफली आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि जब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है वो वॉल, कंटेनर की वॉल के साथ आके टकराता है, तो चेंज इन मोमेंटम वहां पे देखने को मिलता है। लेट अस सपोज कि ये आपकी वॉल है, मॉलिक्यूल आया, इससे टकराया और वापस चला गया, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, -2 mv। समझ गए। पर अब आपको कंडीशन क्या गिवन है, आपको कंडीशन गिवन है कि जो आपकी EFGH है, आपकी जो EFGH ये जो है, इस पे जो मॉलिक्यूल आ रहा है, इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल आ रहा है वो यहाँ गिर रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, वापस नहीं जा रहा है, वो आ रहा है वापस नहीं जा रहा है, यानी कि वहां पे मोमेंटम का जो चेंज है वो -2 mv तो नहीं है, वो -2 mv तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका प्रेशर है, इसका मतलब जो चेंज इन मोमेंटम की वजह से क्या होगा, फोर्स लगेगी, फोर्स की वजह से तो प्रेशर होगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स पर एरिया आपको प्रेशर दे देगी। अब क्योंकि आपका चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे हाफ हो गया, चेंज इन मोमेंटम आपका हाफ हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रेशर भी यहाँ पे क्या होगा, हाफ हो गया।
क्योंकि देखिए ना, आपको ये पता है कि चेंज इन मोमेंटम dp ओवर dt दैट इज इक्वल टू f, फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पर यूनिट टाइम जो है, अब पहले यहाँ पे पर यूनिट टाइम जो आपका चेंज इन मोमेंटम था वो कितना था, -2 mv, मगर अब कितना है mv, क्योंकि फाइनल अब कितना है -mv, सॉरी, क्योंकि अब फाइनली मोमेंटम तो चाहिए ही नहीं रहा है। इसको मैं फिर से समझा देता हूँ, P2 माइनस P1 होता है। अगर हम इस वाले केस की अगर हम बात करते हैं तो इनिशियली कितना होगा, फाइनली कितना होगा, -mv प्लस -mv दैट इज इक्वल टू -2mv। और इस वाले केस में कितना होगा, फाइनल कितना है, 0 माइनस प्लस माइनस mv, तो दैट विल बी इक्वल टू -mv। तो अगर मैं दोनों का रिलेशन निकालूं तो मुझे ये पता लग रहा है कि चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट केस में कितना है, 2mv, सेकंड में कितना है, mv। तो यानी कि दोनों का रिलेशन क्या है कि सेकंड वाले केस में उसका हाफ है। तो अगर वो हाफ है तो यानी कि फोर्स हाफ लग रही है, फोर्स हाफ लग रही है तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया, वो भी हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि EFGH में जो प्रेशर लग रहा है वो बाकी सब पे जो प्रेशर लग रहा होगा उसका हाफ लग रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि ये तो ऑप्शन आपकी बाहर हो गई। प्रेशर इक्वल भी नहीं होगा, प्रेशर 0 नहीं होगा, आपके पास आंसर हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन जो है आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि NCERT का ये क्वेश्चन जो है आपका जो फाइनल एग्जाम है उसमें हो सकता है कि वो इस तरह से ना, वो ऑप्शंस ये ना पूछे, वो आपसे ये पूछे कि इनका आपस में जो प्रेशर है, मोमेंटम पूछ ले कि कितना कितना मोमेंटम लग रहा है, कि यहाँ पे मोमेंटम कितना लग रहा है और यहाँ पे मोमेंटम कितना लग रहा है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है। तो वो भी हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, वो क्वेश्चन आपके पास है वो ये है कि अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल्स ऑफ आर्गन, ओके, एट टेम्परेचर T। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, आप सारे वाइब्रेशनल मोड्स को नेग्लेक्ट कर रहे हो। देखिए, ऑक्सीजन क्या है आपकी, डायटोमिक गैस, ठीक है, और आर्गन कैसी है आपकी, मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है, आपको ये बोल रहा है कि मैंने वाइब्रेशनल मोड्स को कंसीडर नहीं करना है। तो देखिए, ये गिवन है वाइब्रेशनल मोड को कंसीडर नहीं करना है, तो अब आपको पूछ रहा है कि अगर मैं वाइब्रेशनल मोड्स को कंसीडर नहीं कर रहा हूं तो मुझे ये बताइए कि उसके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी जो हमने कल की थी, अब मुझे एक बार चेक करने दीजिए कि क्या मैंने उसका फॉर्मूला लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। प्लीज एक मिनट ले रुकिए। कल जब हमने इंटरनल एनर्जी की थी तो पॉलीएटॉमिक के लिए तो हमने लिखा हुआ है, हमने यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा, हमने डायरेक्टली इस रिजल्ट को डिराइव किया हुआ है कि इसमें इतना होता है, इसमें इतना होता है, इसमें इतना होता है। ओके, मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ। ठीक है, हमने लिखा नहीं है बट मैं इस क्वेश्चन के साथ ही आपके लिए लिख दूंगा ताकि आप उसको समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो हम यहीं पे लिख देते हैं कि जो एनर्जी होती है ना, जब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो होती है हम उसको लिख देते हैं किस तरह से, वो हो जाती है आपकी F/2, ये F होता है आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, F/2 nRT, F/2 nRT। ठीक है, F/2 nRT, F होता है आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यानी कि ऑक्सीजन के लिए एनर्जी कितनी होगी, F1 विल बी इक्वल टू, क्योंकि वो डायटोमिक है तो उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाती है, 5/2 चला जाएगा, तो यानी कि 5/2 और n नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उसमें गिवन है आपको, 2 मोल्स गिवन है। RT को आप ऐसे रहने दीजिए, तो ये आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा कितना, ये आपके पास आ जाएगा 5RT। U2 कितना है, U2 हो जाएगा आपका, क्योंकि वो मोनोटॉमिक है, मोनोटॉमिक से 3/2 इंटू n कितना है आपके पास 4 इंटू R इंटू T, ये हो जाएगा 6RT। क्योंकि अब ये इंटरनल एनर्जी टोटल सिस्टम की कितनी हो जाएगी, फिर U विल बी इक्वल टू U1 प्लस U2 दैट विल बी इक्वल टू 6RT प्लस 5RT दैट विल बी इक्वल टू 11RT। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इस तरह से सॉल्व होगा।
आई होप ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, और मैं आपको ये बता दूं ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। समझ के बात को? ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि अ वेसल वॉल्यूम वी वो है कंटेन कर रहा है मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, दोनों आइडियल गैसेस का कंसीडर कर रहे हैं। इफ F1V डिनोट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद स्पीड v प्लस dv, ओके, एंड F2V सिमिलरली फॉर ऑक्सीजन, ओके, देन ओके ओके ठीक है, क्वेश्चन नहीं करते हैं। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, कुछ नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि आपके पास एक कंटेनर गिवन है, ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर आपने क्या किया है, 1 मोल आपने ऑक्सीजन रखी है, सॉरी 1 मोल आपने उसमें ऑक्सीजन रखी है और 1 मोल आपने उसमें हाइड्रोजन रखी है। आपको ये पूछ रहा है कि अगर ये क्वेश्चन आपका मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इस आपको समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पहले ऑप्शंस देख लेते हैं कि F1V एंड F2V विल ओबे द मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सेपरेटली। पहली ऑप्शन है ये। F1V F2V FV obeys the Maxwellian distribution law. F2V F1V will be the same. Neither F1V will be। देखिए ये तो हो नहीं सकता। मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए था? हम स्पीड के लिए करते हैं, ठीक है। दोनों के लिए सेम भी नहीं हो सकता क्योंकि मासेस डिफरेंट है। अब आपके पास रिलेशन बचते हैं ये एंड ये। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस जो होते हैं ना, चाहे आप एक कंटेनर के अंदर कितनी ही गैसेस डाल दीजिए, वो हर गैस के लिए सेपरेट होता है। हर गैस के लिए सेपरेट होता है उसकी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास, टेम्परेचर, सब कुछ अगर आप इंक्लूड करें, सब कुछ करें, तो हर गैस के लिए सेपरेट होता है। तो इसका आंसर होगा ए। इस रिजल्ट को आपने डायरेक्टली ऐसे ही याद करके जाना है, ठीक है, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आया, क्योंकि एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ गैस इज फिल्ड इन अ कंटेनर एट प्रेशर पी नॉट, ओके, द मास ऑफ द मॉलिक्यूल इज हाफ्ड। मैंने क्या किया, मास ऑफ द मॉलिक्यूल को मैंने आधा कर दिया, एंड देन आरएमएस स्पीड को मैंने डबल कर दिया। मैंने उसकी आरएमएस स्पीड को डबल कर दिया। आपसे पूछ रहा है कि द रिजल्टेंट प्रेशर कितना होगा। रिजल्टेंट प्रेशर विल बी कितना होगा, आपको वो बताना है। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल हमने एक रिजल्ट याद किया था कि P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर, सी आर एम एस का स्क्वायर। कल हमने ये रिजल्ट याद किया था। ठीक है, तो अगर इस रिजल्ट को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर हमने कैसे किया था, 1/3 mn ओवर v c स्क्वायर आर एम एस। आई होप ये बात क्लियर होगी। दिस इम्प्लाइज p इज प्रोपोर्शनल टू m c आर एम एस का स्क्वायर। क्लियर होगी बात प्लीज। अब इनिशियली प्रेशर कितना है, p नॉट, और अब आपने क्या किया, मॉलिक्यूलर मास को आधा कर दिया और आरएमएस स्पीड को डबल कर दिया। तो बस अब दो P1 ओवर P2 विल बी इक्वल टू M1 C स्क्वायर RMS ओवर M2 C स्क्वायर RMS। गिवन दैट क्या है, M1 M2 इज इक्वल टू M1/2 एंड C RMS 1, 2 ले लेते हैं इसे, C RMS 1 सॉरी CRMS2 is equal to 4 टाइम्स ऑफ CRMS। बस गिवन है क्वेश्चन, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, P2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ P नॉट आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इन अ मिक्सचर ऑफ गैस द एवरेज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज 6। याद रखिएगा, एवरेज नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एवरेज नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है, 6। ठीक है, the RMS speed of the molecule of the gas is c, the velocity of the sound in the gas, the velocity of the sound in the gas आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लाइक बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको CRMS गिवन है, वेलोसिटी जो है आपको RMS वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, तो लेट्स जस्ट से आपको गिवन है, देखिए आप करते हैं कि VRMS आपको गिवन है। VRMS की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, √3RT ओवर 3RT ओवर m, ये उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, और ये चीज आप आगे पढ़ोगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है, वो होती है गामा RT ओवर m। वो कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है गामा RT ओवर m। आप क्या कीजिए, इन दोनों की, ये आगे पढ़ेंगे अब, ये
नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगा एसएचएम वेव्स में, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन क्योंकि नीट लेवल का क्वेश्चन है, तो ये आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स को लिंक किया हुआ है, तो एक कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, बट मैंने आपको बता दिया ये हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, वी आर एम एस ओवर वी ऑफ साउंड अगर निकालते हैं वो आता है आपका गामा ओवर 3, ठीक है। और आपको ये भी पता है गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ओवर एन। कल हमने रिलेशन याद किया है, एन क्या होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो एन, अब एन की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास 6, तो गामा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 4/3। गामा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4/3। तो दिस इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी इक्वल टू वी आर एम एस अंडर रूट ऑफ गामा ओवर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2c ओवर 3। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आई होप ये बात क्लियर होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 3 एट 300 केल्विन इज 1930 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितनी है 1930। द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट 1200 केल्विन विल बी, कितनी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अगेन जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा उनको आता होगा, क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, तो क्वेश्चन इज वेरी इजी। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको गिवन क्या क्या है पहले हम वो लिख लेते हैं। आपको गिवन है, पहली चीज आपको गिवन है वी आर एम एस हाइड्रोजन का गिवन है एट 300 केल्विन, कितना है 1930 मीटर पर सेकेंड। वी आर एम एस ऑक्सीजन एट 1200 केल्विन जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, ये चीज हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमें पता है कि वी आर एम एस इज इक्वल टू √3 RT ओवर एम होता है, क्लियर है इस बात, हमें पता है हमें इस बात को, ठीक है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो वेलोसिटी ऑफ, अगर मैं ऑक्सीजन लिखूं ओवर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन लिखूं, वो मेरे पास निकल के आएगा टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन ओवर टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन। आई होप ये बात आप क्लियर हो गया कि मैं दोनों की रेशियो निकालूं, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ये ऑक्सीजन नहीं सॉरी हाइड्रोजन होगा, ठीक है। दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, तो आपको सॉल्व किया तो आपके पास क्या निकल के आएगा, अगर मैं इसमें इक्वेशंस में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास आंसर निकल के आएगा 1200 ओवर 300 इंटू 2 ओवर 32। तो आंसर आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वी एच इंटू 1/2, यानी कि 1/2 ऑफ 1930। और इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 965 मीटर्स पर सेकेंड। आई होप ये बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम ऑफ अ डायटोमिक गैस आपको गिवन है। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 1 किलोग्राम ऑफ डायटोमिक गैस आपको गिवन है, ठीक है, जिसका प्रेशर कितना है 8 क्रॉस 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ गैस भी आपको गिवन है कितनी 8 क्रॉस 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ गैस ड्यू टू इट्स थर्मल मोशन। थर्मल मोशन की वजह से आपको इस गैस की एनर्जी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगेन वही चीज, हमने रिलेशन याद किया हुआ है। हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है आपके पास होता है F/2 अब क्योंकि आपको डायटोमिक गैस गिवन है, तो डायटोमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है 5, ठीक है। तो आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है उसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा 5/2 NR इंटू टी। अब प्रॉब्लम आपके पास ये है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, पर आपको ये पता है, आपको प्रेशर गिवन है और आपको डेंसिटी गिवन है, तो आपको पता है PV इज इक्वल टू NRT होता है, ये बात हमें पता ही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं PV ओवर T इज इक्वल टू NR सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरे पास जो U की वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 5/2 ऑफ PV। आई होप ये बात क्लियर हो गई। और वॉल्यूम कितना होता है मास ओवर डेंसिटी, तो U हो जाएगा आपका 5/2 इंटू P इंटू M ओवर रो।
बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, वहां से इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बस अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपके पास जो इंटरनल एनर्जी आ जाएगी वो निकल के आएगी 5 क्रॉस 10⁻⁴ जूल्स। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका AIPMT में आया हुआ है, AIPMT में आया हुआ है 2014 में, ये आपका PYQ है। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है, सॉरी। तो देखिए क्या कह रहा है कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि आपको Cp गिवन है एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो Cv है। इफ गामा इज इक्वल टू Cp बाय Cv, सब कुछ आपको गिवन है, आर इज यूनिवर्सल, देन Cv इज इक्वल टू आपको Cv की वैल्यू को कैलकुलेट करना है कितनी होती है। ठीक है, कई बच्चे इसके डायरेक्ट रिजल्ट्स को याद करके जाते हैं, बट आई डोंट प्रेफर कि आप इसके डायरेक्ट रिजल्ट्स को याद करें, बट स्टिल अगर आप करना चाहें नो इश्यूज, आप इसी क्वेश्चन से इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स योर चॉइस, बट मैं इस चीज़ों के अगेंस्ट ही बात करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप कितने रिजल्ट याद करेंगे। ठीक है, बट स्टिल अगर आप करना चाहें तो आपकी इच्छा। देखिए आपको गिवन है गामा इज इक्वल टू Cp बाय Cv, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखूं तो Cp की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा टाइम्स ऑफ Cv। ठीक है, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, ये बात सबको पता है। तो अगर मैं Cp की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं गामा Cv माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो ये हो जाएगा गामा, सॉरी Cv को अगर मैं कॉमन ले लूं तो गामा माइनस 1 ओवर R, तो सिंपल Cv इज इक्वल टू R ओवर गामा माइनस 1। इसलिए मैं कहता हूँ इन फॉर्मूलाज को याद करने की जरूरत नहीं होती, अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके फॉर्मूलाज इतने ज्यादा है, आप कितने ही याद कर लोगे। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा R ओवर गामा माइनस 1, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, द मीन फ्री पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस ऑफ रेडियस r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये कह रहा है द मीन फ्री पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू, कोई दिक्कत नहीं, आपको मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला तो पता ही है। तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला हमने कल याद किया था, क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर पाई डी स्क्वायर एन रूट 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो डी होता है डायमीटर, तो इसको क्योंकि हमें रेडियस की टर्म्स में बात करनी है तो हम इसको लिख सकते हैं पाई ऑफ 2r स्क्वायर एन रूट 2 लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर 4 रूट 2 पाई आर स्क्वायर एन, ये आपके पास निकल के आ रहा है। तो आपको रिलेशन निकालना है लैम्डा और आर का, तो यानी कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर का स्क्वायर, ये है आर, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर का स्क्वायर। आपका आंसर निकल के आएगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा ये, और ये भी आपका AIPMT का PYQ है। किस साल में आया है, शायद 2012 या 13 का ही क्वेश्चन है ये भी, लेट मी चेक किस साल में पेपर आया हुआ, ये आया आपका 2014 का है। ठीक है, चलिए आज के दिन के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि अ मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस, ओके, आपको गिवन है अ मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस, ठीक है, ये है आपका एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास गिवन है जिसका 4 mu आपको गिवन है, 1 मोल ऑफ आर्गन गैस गिवन है जिसका एटॉमिक मास आपको गिवन है 40 mu, इज कैप्ट एट 300 केल्विन, द रेशियो ऑफ RMS स्पीड। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका IIT का क्वेश्चन है, और अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ये IIT 2012 का क्वेश्चन है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन। देखिए कल हमने एक बात रियलाइज की थी, कल हमने एक बात समझी थी कि जब भी जो एनर्जीज होती है, काइनेटिक एनर्जीज होती है गैसेस की, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, गैस चाहे जो मर्जी हो, गैस चाहे जो मर्जी हो, ये रिलेशन तो हमें पता ही है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को सेम टेम्परेचर पे रखूं तो उन सब की जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, क्योंकि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको निकालना क्या है, VRMS ऑफ हीलियम ओवर VRMS ऑफ आर्गन, तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, तो आपका हो जाएगा, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्गन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम। आप समझ आ रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज मैं लिख देता हूं आपके लिए, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी
डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, गैसेस के केस में। तो आपके पास निकल के आ जाएगा हाफ m ऑफ आर्गन इंटू v स्क्वायर RMS ऑफ हीलियम, सॉरी आर्गन इज इक्वल टू हाफ m ऑफ हीलियम इंटू v RMS स्क्वायर ऑफ हीलियम। ठीक है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास v RMS ऑफ हीलियम ओवर v RMS ऑफ आर्गन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ आर्गन ओवर मास ऑफ हीलियम। यही क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, सिर्फ इतना सही, विदाउट कैलकुलेशन गिवन। कैलकुलेशन सॉल्व किए बिना वो आपको इतना बोल सकता है कि भाई की रेशियो कितनी होगी, तो रेशियो इतनी होगी। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा √10 विच इज इक्वल टू 3.16। ये आपका आंसर होगा, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। तो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन द स्टार्टिंग ऑफ माय वीडियो, कि जो पीडीएफ्स हैं वो मैं डायरेक्टली ऐसे ही अपलोड कर दूंगा विद इन अ डे और टू, क्योंकि मुझे इकट्ठे करने पड़ेंगे, कंपाइल करने पड़ेंगे। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। मेक श्योर आप अच्छे से पढ़ें, और कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ आज का खत्म करते हैं लेक्चर। एंड अगेन वंस अगेन मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड सो बेस्ट ऑफ लक। बाकी कल मिलते हैं आपसे। ठीक है, कल हम ऐसे वेव्स को शुरू करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।